Hello everyone. My name is Sarang and welcome to the Sarang More's Pharma Academy. तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2, जो कि आपका फाइनल पार्ट होने वाला है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके डी फार्मेसी इन फर्स्ट ईयर इस करिकुलम में आपके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एज पर टू दी न्यू सिलेबस। तो इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स, और साथ ही साथ हम देखने वाले हैं सबसे लास्ट वाला पॉइंट जिसका नाम है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फार्माजेंस क्लासेस को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो सबसे पहला पॉइंट हम कवर करने वाले हैं जिसका नाम है एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो एक्सेसरी ग्लैंड्स एक्चुअली होते क्या है इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। जो डाइजेशन के प्रोसेस को इलिवेट करे या फिर उसको एनहांस करने का काम आपके एक्सेसरी ग्लैंड्स करती है। तो एक्चुअली आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में तीन प्रकार के एक्सेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं। तो सबसे पहला रहता है आपका सलेवरी ग्लैंड्स, उसके बाद है लीवर, और थर्ड नंबर का नाम है पैनक्रियाज। तो ये एक्चुअली होते क्या है, ये ऐसे विशिष्ट प्रकार के ऑर्गन्स रहते हैं जो डायरेक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट नहीं लेते, मतलब डाइजेशन करने का काम इनका नहीं होता, पर डाइजेशन के प्रोसेस के को जो एक एलिवेशन करने का काम या फिर बहुत ही बेहतरीन करने का काम इन ग्लैंड्स या फिर इस ऑर्गन का होता है। और ये जो ग्लैंड्स या फिर ऑर्गन्स जो डाइजेशन के प्रोसेस को बेहतरीन बनाने का काम कैसे करता है, उसके अंदर जो एक प्रोसेस रहती है उसके अंदर एक सिक्रीशन पोर आउट करता है। मतलब ये जो एंजाइम्स या फिर जो केमिकल्स सिक्रीट करते हैं उनको पोर डाउन करने का काम करते हैं। तो सबसे पहला जो ग्लैंड हम देखने वाले हैं जिसका नाम है सलेवरी ग्लैंड, तो उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। The mouth cavity is kept moist by alkaline fluid saliva secreted by three pairs of salivary glands, the parotid, submandibular, and sublingual glands. The parotid gland is situated below and in front of each ear and pours its secretion inside the cheeks. The submaxillary or submandibular glands opens in the floor of mouth under the tongue, and the sublingual glands pours their secretion directly into the mouth. उसके बाद ये जो ग्लैंड्स है एक्चुअली ये कैसे, ये इनका काम क्या है। तो सलेवरी ग्लैंड्स आपके मुंह के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और एक्चुअली वो तीन जगह में फैली हुई है आपके मुंह के अंदर। तो सबसे पहला जिसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड, जो कि आपके कान के पास प्रेजेंट रहती है और आपके गालों के बीच अपना सलाइवा का सिक्रीशन करती है या फिर पोर आउट करती है। उसके बाद जो सेकंड पाथवे या फिर जो सेकंड ऑर्गन है सलेवरी ग्लैंड का, तो वो है सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर, जो कि आपके जीभ के नीचे प्रेजेंट रहती है और वहीं पे सिक्रीशन और पोर आउट करती है। और जो थर्ड नंबर का जो पेयर है ग्लैंड का या फिर थर्ड पार्ट है सलेवरी ग्लैंड का जिसका नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड, जो कि डायरेक्टली आपके मुंह के अंदर सलाइवा का सिक्रीशन और उसका पोर डाउन करती है। तो सलाइवा एक्चुअली इसका अहमियत या फिर इसका फंक्शन क्या है, तो आपके मुंह को सूखने का काम नहीं करता, मतलब ड्राई आउट नहीं होने देता। अगर बाय चांस आपका मुंह सूख जाए तो एक बैक्टीरिया जो आपके मुंह के अंदर प्रेजेंट रहती है, जो बैक्टीरिया वो आपके टीथ को डिके करने का काम करता है। मतलब आपको दांत को सड़ाने का काम जो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है वो करता है। तो सलेवा एक्चुअली एक ऐसा बैक्टीरियोस्टैटिक या फिर एक बैक्टीरियोसिडल का काम करता है। मतलब जो बैक्टीरिया दांत को सड़ाने में मदद करता है उनको कम करना या फिर उनको कंट्रोल करने का काम सलाइवा करता है। उसका जो नेचर है सलाइवा का वो अल्कलाइन है, मतलब बेसिक है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड देखने वाले हैं, तो उसके फंक्शंस देखने वाले हैं। दिस सलाइवा इज वाटरी
slightly alkaline secretion of salivary glands. It contains large amount of water, small proportion of solid and carbohydrates, digesting enzymes and patilin. Salivary amylase convert cooked starch into dextrin and soluble sugar maltose. It keeps mouth moist. It stimulates the taste bud by dissolving food and thus assists in the sensation of taste. Helps in the formation of bolus and swallowing better. And it helps to make the speech easier. तो सलेवरी ग्लैंड का मैं या फिर जो सलेवा या फिर सलेवरी ग्लैंड्स इन दोनों के फंक्शंस में बताना चाहूंगा। जो सलेवरी ग्लैंड्स है वो सिक्रीट करती है एक लिक्विड पदार्थ या फिर एक लिक्विड प्रोपोर्शन जिसको हम सलाइवा बोलते हैं। तो उसका फंक्शंस क्या है? तो उसका फंक्शन है जो कुक स्टार्च रहता है उनको कन्वर्ट करने का काम रहता है माल्टोज के अंदर। मतलब जो भी हम चपाती या फिर जो रोटी या फिर ब्रेड खाते हैं या फिर ऐसे खाना खाते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का प्रमाण बहुत ज्यादा रहता है, तो उसी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को एक माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम सलाइवा करता है। साथ ही साथ जो हम खाना खाते हैं जब हम उसे चबाते हैं तो उसमें से जो जूस निकलता है जिसको हम फूड जूस बोलते हैं, तो उसी फूड जूस को आपके सेंसेशन को सेंस करने का काम भी देता है। साथ ही साथ वो स्पीच को भी बेटर करता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद जो सेकंड एक्सेसरी ग्लैंड है जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस, जो कि आपके स्टमक के अंदर सिक्रीट होता है और स्टमक में ही वो पोर होता है। द म्यूकस लेयर ऑफ स्टमक कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स which secretes the gastric juice in 3 phases. They are fasting phase, gastric phase, and intestinal phase. Composition of gastric juices are water, mineral salt secreted by gastric glands, mucus is secreted by cells in the glands and in stomach layer. तो सलेवरी ग्लैंड के बाद जो नेक्स्ट एक्सेसरी ऑर्गन या फिर एक्सेसरी ग्लैंड आता है जो कि डाइजेशन के प्रोसेस को एनहांस करता है वो है गैस्ट्रिक जूस। तो इसका लोकेशन है स्टमक। स्टमक के अंदर ही इसका सिक्रीशन होता है और साथ ही साथ इसका पोरेशन या फिर इसका मोड ऑफ एक्शन स्टमक के अंदर ही होता है। तो एक्चुअली इसका कंपोजिशन कैसा है? तो सबसे पहला कंपोजिशन है वाटर, मतलब गैस्ट्रिक जूस वाटर से बना हुआ है, मिनरल सॉइल से बना हुआ है और म्यूकस से बना हुआ है। तो ऐसे देखा जाए ये एक बहुत ही कॉमन पॉइंट है या फिर एक कॉमन सेंस का पॉइंट है। जो भी एक्सेसरी ग्लैंड्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के असाइंड रहते हैं या फिर उसको अटैच रहते हैं तो वो म्यूकस और वाटर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाए रहता है। क्योंकि जो भी एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम का जो पदार्थ आपके स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होता है उसके एक्शन को कम करने का काम या फिर उसके एक्शन को कैंसल करने का काम म्यूकस और वाटर करता है। और म्यूकस का सेकंड मेजर फंक्शन क्या है कि जो भी एक हार्मफुल इफेक्ट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बॉडी के ऊपर, उसको एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग का फॉर्म करता है, जिसके वजह से जो भी एक ऑर्गन जिसके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एब्जॉर्प्शन होता है या फिर उसके ऊपर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड काम करता है उसको कोई बीमारी या फिर उसको कोई खतरा ना हो। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। तो मैंने पहले ही बताया था कि गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आता है। इंसेंट्रिक फैक्टर secreted by parietal cells in the gastric glands, enzymes, pepsinogen secreted by chief cells in the gland। जो भी इंसेंट्रिक फैक्टर गैस्ट्रिक जूस या फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करता है वो ही इंसेंट्रिक फैक्टर विटामिन B12 जो कि सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला विटामिन है इन कंपेयर टू दी वे, मतलब जो वेजिटेरियन खाना है उसमें विटामिन B12 बहुत हद से कम दिखाई देता है या फिर कम मिलता है। तो उसी कम मात्रा को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब या फिर उसको 100% एब्जॉर्ब करने का काम गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो इंसेंट्रिक फैक्टर नाम का जो एंजाइम रहता है
वो सीक्रेट या फिर वो काम करता है। उसके बाद गैस्ट्रिक जूस के हम फंक्शन देखने वाले हैं। वाटर फ्रॉम जूस फर्दर लिक्विफाइज solid food. Hydrochloric acid acidifies the food and stop the action of penicillin and kills microbes that are harmful to the body. Pepsinogen is activated pepsin in the presence of hydrochloric acid. It begins the digestion of protein, breaking them into small molecules. Eccentric factor is necessary for absorption of vitamin B12, the anti-anemic factor. तो इसके फंक्शन में बताना चाहूंगा। जो गैस्ट्रिक जूस का जो पहला मेजर कंपोनेंट है जो कि है वाटर। वाटर का काम क्या है? जो भी एक लिक्विड बोलस फॉर्म हो चुका होता है और वो आपके स्टमक के अंदर एंटर हो चुका होता है, उसको और लिक्विफाई बनाने का काम वाटर करता है, ताकि जो भी केमिकल डाइजेशन हो सके आपके स्टमक के अंदर या फिर इंटेस्टाइन के अंदर, वो स्मूथली कैरीड आउट हो सके। जो पेप्सिनोजेन है, एंजाइम पेप्सिनोजेन, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। और इंसेंट्रिक फैक्टर के बारे में मैंने ही पहले ही बता दिया था। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन, जो भी हमने गैस्ट्रिक जूस के स्लाइड में देखा था, फर्स्ट स्लाइड में, तो जो 3 फेजेस है गैस्ट्रिक सिक्रीशन के, तो सबसे पहला फेज है फास्टिंग फेज, उसके बाद है गैस्ट्रिक फेज, और थर्ड नंबर का जिसका नाम है सिफालिक फेज। तो उसके बारे में हम शॉर्ट में बताना चाहूंगा या फिर शॉर्ट में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, पर जो भी डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम में, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आने का बहुत बड़े चांसेस है। तो देखते हैं सबसे पहला फेज जिसका नाम है फास्टिंग फेज। द फ्लो ऑफ जूस ऑकर्स बिलो फूड reaches the stomach and is due to reflex stimulation of vagus initiated by sight, smell, or taste of food. When the vagus nerve have been cut, the gastric phase secretion is stopped. उसके बाद हम देखेंगे गैस्ट्रिक फेज के बारे में। When stimulated by presence of food, the endocrine cells of pyloric atrium and duodenum secretes gastrin, a hormone which passes directly into the circulating blood. उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। Gastric secretion is suppressed when the pH in the pyloric atrium falls to about 1.5. उसके बाद है intestinal phase, when the partially digested content of the stomach reach the small intestine, a hormone complex enterogastron is produced by the endocrine glands in the intestinal mucosa, which slows down the gastric secretion and reduces the gastric motility. Two type of hormones making this complex are secretin and cholecytokinin. अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारंग मौर्य फार्मा एकेडमी। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। जो नेक्स्ट स्लाइड है, जो थर्ड मेजर एक्सेसरी ग्लैंड है जिसका नाम है पैनक्रियाज। द पैनक्रियाज इज द पेल ग्रे ग्लैंड weighing about 60 grams. It is situated in the epigastria and left hypochondriac region of the abdominal cavity. It consists of broad head, body, and narrow tail. The pancreas consists of large lobules made up of small alveoli, the walls of which consist of secretory cells. Each lobule is drained by tiny duct, and these unite eventually to form pancreatic duct which runs through the length and opens into the duodenum. तो पैनक्रियाज है
सेकेंड मेजर एक्सेसरी ग्लैंड है जिसका वजन 60 ग्राम है। उसके 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। तो सबसे पहला है हेड, उसके बाद है बॉडी और थर्ड है नैरो टेल या फिर उसकी पूंछ। और ये जो सारे पैनक्रियाज है वो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, वो सारे एक डक्ट के फॉर्म में पाए जाते हैं। मतलब बहुत सारे नलिया की तरह वो पाए जाते हैं और वही नलिया आगे जाके यूनाइट होते हैं या फिर वही डक्ट आगे जाके यूनाइट होके ड्यूडेनम या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पोर होते हैं या फिर उसका सिक्रीशन पोर होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। It joins with common bile duct just before opening into duodenum to form ampulla of the bile duct. The duodenal opening of the ampulla is controlled by a sphincter of Oddi. Pancreas consists of collection of different types of cell. These cells form islet of Langerhans. They form insulin and glycogen which directly pours into the blood. तो पैनक्रियास का जो मेजर फंक्शन मैं बताना चाहूंगा, तो मेजर फंक्शन क्या है, जो भी एक एसिडिक फूड फॉर्म हो चुका है, मतलब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो खाने के अंदर पोर डाउन हो चुका है स्टमक के अंदर, जिसके वजह से जो खाना था या फिर जो बोलस था वो बहुत ही सॉफ्टन हो चुका है, उसको नॉर्मल या फिर उसको न्यूट्रल करने का काम पैनक्रियास करता है। और साथ ही साथ वो क्या काम करता है, वो जो इंसलेट ऑफ लागरहैंस से उनको भी जन्म देता है। मतलब जब बहुत सारे डक्ट एक साथ आके कंबाइन होते हैं तो उनमें से जो एक डक्ट है उसका नाम है इजलेट ऑफ लागरहंस। इजलेट ऑफ लागरहंस इंसुलिन और ग्लाइकोजन नाम का जो दो मेजर हार्मोन है उनको सीक्रेट करता है, जिसके वजह से एक हट्टे कट्टे इंसान को डायबिटीज नहीं होता। अगर किसी इंसान के अंदर इंसुलिन या फिर ग्लाइकोजन की कमी है तो उस इंसान को डायबिटीज होने का बहुत बड़ा रिस्क होता है। यही इंसलेट ऑफ लागरहैंस किसी किसी वजह से निष्क्रिय होने की वजह से अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाता तो उस इंसान को डायबिटीज हो सकता है। हमने आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं। अगर आपको स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर ही जंप करना है तो आप सीधा उस पॉइंट उस टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक करके सीधा उसी पॉइंट के ऊपर जा सकते हैं ताकि आपका टाइम सेव हो सके। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट स्लाइड। उसके फंक्शंस हम देखने वाले हैं। पैनक्रियाज प्रोड्यूस पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम एल्यूओलाई containing enzymes that digest carbohydrates, fats, and protein. The hormone glucagon and insulin controls the glucose level of the blood by performing different metabolic functions. Functions of pancreatic juice. Lipase converts fat into fatty acid and glycerol. Pancreatic amylase convert all digestible polysaccharide to disaccharide. The regulation of glucose metabolism. Enterokinase is an enzyme from intestinal which produce chymotrypsin and trypsin and converts the polypeptides to amino acid and smaller molecular polypeptides। तो जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस को प्रोडक्शन करती है, वैसे ही पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस का भी प्रोडक्शन करती है। साथ ही साथ इंसुलिन और ग्लाइकोजन का प्रोडक्शन करने के साथ ही साथ पैनक्रियाटिक जूस का भी प्रोडक्शन करता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स का डाइजेशन करता है। उसके बाद जो इंसुलिन और जो हार्मोन ग्लूकागॉन है वो एक आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है एक डिफरेंट मेटाबॉलिज्म के एक्शन से, जिसके वजह से ब्लड के अंदर जो शुगर के लेवल रहती है वो कंट्रोल रहती है। उसके बाद जो पैनक्रियाटिक जूस में जो थोड़ा पार्ट रहता है पैनक्राइटिक अमाइलेस, वो डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स, और जो एंटेरोकाइनेस नाम का जो एंजाइम रहता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इसके बारे में मैं एक छोटा ट्रिक बताना चाहूंगा। अगर आपको किसी नाम के आगे अमाइलेस दिखाई दे, अमाइलेस,
तो समझ लेना चाहिए कि वो एंजाइम या फिर वो केमिकल कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में काम आता है। अगर किसी केमिकल या फिर किसी एंजाइम के सामने काइनेस नाम दिखे तो समझ लेना चाहिए कि वो एंजाइम या फिर वो केमिकल प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब इस प्रोसेस में या फिर इस दौर में डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ही डाइजेशन होता है, क्योंकि हमारी बॉडी सिंपल फॉर्म में ही एब्जॉर्ब करती है। मतलब मान लीजिए कि पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोग्लूकागॉन नाम का जो पॉलीसैकेराइड है उसको कट डाउन करती है या फिर ब्रेक डाउन करती है ग्लूकागॉन और ग्लाइकोजन को, जिसके वजह से बॉडी को आसानी होती है या फिर हमारे बॉडी ऑर्गन्स को एक आसान सा पदार्थ या फिर आसान से कंपाउंड मिलता है जिसके वजह से वो जल्दी से एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी गर्मी का मौसम शुरू है, तो जो गन्ने के जूस या फिर शुगर केन जूस के अंदर जो बहुत बड़ी मात्रा में ग्लूकोज रहती है, तो वो ग्लूकोज आपकी बॉडी बहुत ही तुरंत या फिर बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेती है। पर अगर कोई एक जो प्रिजर्वेटिव रहता है या फिर जो एक आर्टिफिशियल स्वीटेंड जो शुगर रहता है उसको डाइजेस्ट या फिर उसको एब्जॉर्ब करने के लिए थोड़ा समय लगता है। उसके बाद जो लिपेज है वो फैटी एसिड को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करके एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद हम देखेंगे जो थर्ड मेजर एक्सेसरी ग्लैंड है जिसका नाम है लीवर। मैं लीवर के बारे में एक फैक्ट बताना चाहूंगा कि लीवर आपके बॉडी या फिर हमारे बॉडी में का सबसे बड़ा ग्लैंड है। द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, lying in the upper part of abdomen below the diaphragm of the right side. It is the major part of the right lobe which weighed about 1.5 to 2 kg. The liver has two border, the upper anterior sharp and posterior blunt border. The liver is divided into four lobes: right lobe, left lobe, caudate lobe and quadrate lobe. तो लीवर एक्चुअली चार पार्ट में डिवाइडेड है: राइट पार्ट, लेफ्ट पार्ट, क्वाड्रेट पार्ट और क्वाड्रेट पार्ट। मतलब एक मान लीजिए एक दो तीन चार, जो एक है वो है लेफ्ट पार्ट, राइट है उसको हम सेकेंड पार्ट बोलते हैं, जो थर्ड है जिसको हम बोलते हैं, क्वाड्रेट लोब बोलते हैं, और जो फोर्थ नंबर का जो पार्ट है क्वाड्रेट, क्वाड्री म्हणजे चार, मतलब चार पार्ट। तो एक्चुअली चार पार्ट, जो चौथा नंबर का पार्ट है उसको हम क्वाड्रेट लोब भी बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। The liver is made up of lobules which are polyhedral in shape. Each lobule is made up of cubical cells arranged radically. Each hepatic lobule consists of masses of cells having 1 millimeter diameter and are separated from another by connective tissue. The branches of hepatic artery, portal vein and bile duct is enclosed in the covering of Gilson's capsule which form portal canal. Both arterial and venous blood percolate from the circumference of the center of liver lobules and drain into central veins. The veins combines to form hepatic vein which unite to form hepatic vein and which joins to inferior vena cava. तो इसके बारे में, तो इस स्लाइड में लीवर के ब्लड सप्लाई के बारे में बताया हुआ है, जो कि जो भी जैसे कि पैनक्रियास बहुत सारे लोब्यूल्स या फिर बहुत सारे डक्ट्स से फॉर्म हुआ है, वैसे ही लीवर बहुत सारे लोब्यूल्स से फॉर्म हो चुका है। और वही लोब्यूल्स अगर उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें तो जो क्यूबिकल शेप है वो रेडिकली अरेंज किए गए हैं। तो मतलब लीवर क्यूबिकल सेल से बनी हुई है। और जो एक एक जो पार्ट है या फिर जो एक ट्यूब है जिसको हम गिल्सन कैप्सूल बोलते हैं, तो वही गिल्सन कैप्सूल के अंदर कौन से ट्यूब प्रेजेंट रहते हैं? तो सबसे पहला रहता है पोर्टल वेन, उसके बाद रहता है हिपैटिक आर्टरी और थर्ड नंबर है बाइल डक्ट। तो ये जब तीन एक साथ आकर जुड़कर लीवर के बाहर जाते हैं तो वह एक कैप्सूल के अंदर या फिर एक
ट्यूब के अंदर एनक्लोज होते हैं और उसी ट्यूब को हम गिल्सन कैप्सूल भी बोलते हैं। तो जो हिपेटिक आर्टरी है वो लीवर को ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करती है, और जो हिपैटिक वेन है वो लीवर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर लंग्स को या फिर हार्ट को सप्लाई करती है। और वह कैसे करती है? हिपैटिक वेन को वो ब्लड सप्लाई करती है, और वही हिपैटिक वेन इंफीरियर वेना केवा को सप्लाई करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। There are bile caniculi in between the hepatic cells and hepatic lobules. Hepatic cells secretes the bile into this caniculi, which drains into the interlobular bile duct. This interlobular bile duct ends into gallbladder, which stores the bile temporarily. तो जैसे हमने देखा था कि सलेवरी ग्लैंड सलाइवा को सिक्रेट करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करती है, पैनक्रिया इंसुलिन, ग्लूकागॉन और पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करती है, वैसे ही लीवर बाइल जूस को सिक्रेट करती है, और इसी बाइल जूस को पोर या फिर एक विशिष्ट जगह पे पहुंचाने का काम एक विशिष्ट प्रकार का ऑर्गन करता है, जिसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं। गॉल ब्लैडर को हम डक्ट भी बोलते हैं। डक्ट एक ऐसे प्रकार का ट्यूब रहता है या फिर एक ऐसे ऑर्गन रहता है जो कि उसके अंदर एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम सिक्रेट करके वो एक एंजाइम जहाँ चाहे या फिर जहाँ उसकी जरूरत है वहीं पे वो पोर आउट करता है, जिसके वजह से जो एंजाइम या फिर जो हार्मोन रहता है उसका वेस्टेज या और उसका अधिकतम उपयोग हो सके। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद हम देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ लीवर, मतलब लीवर के फंक्शंस हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है, मैंने बताया था कि बाइल का सीक्रेट करता है और साथ ही साथ बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है। लीवर एक्सक्रीट अबाउट 800 to 1000 ml of bile. The liver cell synthesizes and constitute of bile from makes arterial and venous blood in sinusoids. These include bile salts, pigment, cholesterol. Bile salts are helpful in digestion and absorption of fats. उसके बाद जो सेकेंड है ग्लाइकोजेनिक फंक्शन, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस and glyconeolysis are the function of the liver in relationship to the carbohydrate metabolism. तो सिक्रीशन ऑफ बाइल मतलब बाइल जूस के अंदर क्या क्या फॉर्म रहता है? तो सबसे पहला रहता है बाइल सॉल्ट्स, उसके बाद आता है बाइल पिगमेंट और उसके बाद आता है कोलेस्ट्रॉल। ये तीनों मिलकर बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है, जो कि फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन और उसके एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो एक सिंपल या फिर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ऐसा हो सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स और विटामिन, ये सब जो बहुत जगह जगह पे एब्जॉर्ब होते रहते हैं, तो ऐसा क्यों एक ही जगह पे एब्जॉर्ब क्यों नहीं होते? मतलब अगर मान लीजिए कि स्टमक में पूरा कार्बोहाइड्रेट्स एब्जॉर्ब हो जाए, प्रोटीन्स का पूरा इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाए और लार्ज इंटेस्टाइन में पूरा फैट्स का एब्जॉर्प्शन हो जाए, तो ऐसा क्यों नहीं होता? हर एक जगह पे वो तीनों का कैसे एब्जॉर्ब हो सके? तो इसका सिर्फ एक ही आंसर है। ये बहुत सारे जो एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स रहते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को ये सवाल पूछते हैं वाइवा के दौरान कि एक ही जगह पे सारे एंजाइम्स को एब्जॉर्ब क्यों नहीं किया जाता, हर एक जगह पे उसका एब्जॉर्प्शन क्यों किया जाता है? तो उसका एक ही आंसर है, एक ही है उसका बैलेंस। मतलब बॉडी के अंदर बैलेंस रखने का काम बॉडी बहुत ही बखूबी से निभाती है। मतलब कुछ थोड़े अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब अगर मान लीजिए कि 80 ग्राम का 80 ग्राम का कार्बोहाइड्रेट्स एक इंसान ने कंज्यूम कर लिया है, उसमें से तो 20% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पेट या फिर स्टमक के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए या फिर उसका डाइजेशन हो गया, तो 20 का 20 वो एब्जॉर्ब कर ले। अगर उसके बाद वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर 40% या फिर 40 ग्राम का जो
कार्बोहाइड्रेट्स है वो डाइजेस्ट हो जाए, उसके वजह से वो एब्जॉर्ब कर ले, उसके बाद जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट्स है वो लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट और उसका एब्जॉर्प्शन हो सके। तो इसके वजह से बॉडी के ऊपर एक वर्कलोड या फिर एक ओवरलोड नहीं होता, जिसके वजह से बॉडी फटीग में या फिर थकान से नहीं गुजरती। तो हर एक जगह पे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन एक बारी बारी से एब्जॉर्ब होता है अपने अपने हिसाब से। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट बहुत ही वीक रहता है, उसके बॉन्ड्स बहुत वीक रहते हैं, तो वो पहले एब्जॉर्ब होते हैं, जिसके बॉन्ड्स बहुत ही स्ट्रांग रहते हैं या फिर जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं वो लास्ट में एब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, मतलब लीवर का फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबॉलिज्म और उसके डाइजेशन करने के साथ ही साथ वेस्ट प्रोडक्ट को भी बनाने का काम करता है। साथ ही साथ डीसैचुरेशन ऑफ फैट्स का भी काम करती है, मतलब कॉम्प्लेक्स फैट्स को, मतलब डीसैचुरेटेड फैट्स को सैचुरेटेड फैट्स में कन्वर्ट करता है। वही सैचुरेटेड फैट्स आगे जाके अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। और अल्कोहल मतलब एक अल्कोहल मतलब प्योर अल्कोहल नहीं रहता, अल्कोहल प्लस कार्बोहाइड्रेट्स रहता है, मतलब ग्लाइकोजेन या फिर ग्लाइकॉल, वो जाके बॉडी को एब्जॉर्ब करता है, जिसके वजह से जो लैक्टिक एसिड प्रेजेंट रहता है या फिर प्रोडक्शन रहता है, उसका प्रोडक्शन रुक जाता है और उसके जगह पे ग्लाइकॉल या फिर ग्लाइकोजन रहता है, जिसके वजह से जो मसल्स रहते हैं, मसल बहुत अच्छे से काम कर पाता है। उसके बाद फिफ्थ जो फंक्शन है जिसका नाम है प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, जो प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन इज प्रोड्यूस इन द लिवर। तो ये नाम बहुत बार हमने सुना हुआ है हीमोपोएटिक सिस्टम में। तो ये जो सारे जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो आपके ब्लड क्लॉटिंग में बहुत अहम रोल निभाती है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है हीमोपोएटिक सिस्टम में। उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लीवर, साथ ही साथ लीवर अपना काम भी करती है और खुद को साफ सुथरा रखने का काम भी लीवर खुद करता है। लीवर एक प्रकार से आत्मनिर्भर है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड, कंपोजिशन ऑफ बाइल। बाइल जूस एक्चुअली कौन से पार्ट से कंपोज्ड है? तो द constitute of bile from the gall bladder are water, mineral salt, mucus, bile salt such as sodium trocholate, sodium glycocolate, bile pigments, bilirubin, and cholesterol. Function: the bile salt emulsifies fat in the small intestine. Bile pigment, bilirubin, is the waste product of erythrocyte, is converted into urorubin and is reabsorbed and excreted in the urine. उसके बाद और साथ ही साथ वो विटामिन के को एब्जॉर्ब करने का काम भी करता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये सबसे लास्ट वाला टॉपिक है या फिर सबसे लास्ट वाला पॉइंट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर या फिर इसके जो पहले वाला पॉइंट है एक्सेसरी ग्लैंड, उसका एनाटॉमी और फंक्शन में बताना चाहूंगा, एक शॉर्ट समरी लेना चाहूंगा। तो सबसे पहले एक्सेसरी ग्लैंड एक ऐसे प्रकार के ग्लैंड रहते हैं जो कि डाइजेशन की प्रोसेस को एनहांस करता है। उसके बाद चार प्रकार के एक्सेसरी ग्लैंड है। तो सबसे पहला है सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है? वो जो बैक्टीरिया है उसको सप्रेस करता है, आपके मुंह को ड्राई होने से बचाता है, मतलब मुंह को मॉइस्ट रखता है, जो खाना रहते हैं उसको बोलस में कन्वर्ट करता है, और साथ ही साथ जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं उसको माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो सेकंड है जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि गैस्ट्रिक जूस का प्रोडक्शन करती है। तो गैस्ट्रिक जूस में जो हाइड्रोजलदार बनाता है, जिसके वजह से खाना बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज प्रोड्यूस करता है और सीक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस, जो कि इंसुलिन, इंसलेट ऑफ लैगरहैंस को सीक्रेट करती है। बाइल पैनक्रियाटिक जूस का जो फैट्स, प्रोटीन्स और जो लिपिड रहते हैं उनको डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और लीवर बाइल सॉल्ट को सीक्रेट करती है। तो बाइल सॉल्ट का वही काम है जो कि एक पैनक्रियाटिक जूस का है, बहुत हद तक एक ही फंक्शन है उनका। तो बाइल जूस में कौन से कंटेंट है? तो सबसे पहला है बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट्स, बिलोरुबिन एंड बिलोवर्डिन। तो ये क्या काम करते हैं? साथ ही साथ वो
एक्सक्रीशन प्रोडक्ट मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करने का काम भी करता है, प्लाज्मा प्रोटीन को भी फॉर्म करता है, वो साथ ही साथ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लीवर का भी काम करता है, साथ ही साथ वो इरेथ्रोसाइट मतलब आरबीसी का प्रोडक्शन भी करता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। द ईटन फूड इज इनसॉल्युबल and cannot be part of our body. The food undergoes many physical and chemical changes so that it gets converted into simple diffusible form. This is absorbed in the mucosa cell of alimentary canal and then diffused in the blood via capillaries. The mechanical changes takes place in the body by breaking up the food into smaller particles by mastication and peristaltic movement. Chemical changes are brought by different enzyme action. तो डाइजेशन एक्चुअली दो टाइप के प्रोसेस से बना हुआ है। तो सबसे पहला है फिजिकल प्रोसेस और सेकंड है केमिकल प्रोसेस या फिर फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। तो जो भी हम खाना खाते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, तो डाइजेशन उसी प्रोसेस को सिंपल करती है या फिर जो कॉम्प्लेक्स फूड हो उसको सिंपल करने का काम करता है वाया मैस्टिकेशन और पेरिस्टालसिस। मैस्टिकेशन और पेरिस्टालसिस ये फिजिकल डाइजेशन में आता है, और जो भी केमिकल रिएक्शन माउथ के अंदर, स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं वो केमिकल डाइजेशन का पार्ट है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड, डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। जो केमिकल डाइजेशन बक्कल कैविटी या फिर माउथ में होता है उसके बारे में हम अब डिस्कस करने वाले हैं। द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल बाय द मैकेनिकल एक्टिविटीज बाय mastication, chewing, etc. During this process, the tongue mixes the food with saliva and secreted by the salivary glands. As saliva is watery, it converts the food into paste. As an enzyme, salivary amylase or patilin present in saliva acts on starch and convert it into maltose by the enzyme maltase. A round ball called bolus is formed, which is then pushed into the esophagus by the action of tongue. The tongue pushes the palate and pushes the bolus into the pharynx. This process is known as swallowing or deglutition. तो बक्कल कैविटी में एक्चुअली फिजिकल डाइजेशन भी होता है और केमिकल डाइजेशन भी होता है। तो फिजिकल डाइजेशन कैसे होता है, जो भी खाना हम खाते हैं तो हमारे दांतों की वजह से जो उसका चीविंग पार्ट होता है या फिर जो चबाने का काम रहता है, जिसके वजह से जो एक बड़ा जो निवाला रहता है, बड़े निवाले को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने का काम दांत करता है, और वही एक फिजिकल डाइजेशन है। और केमिकल डाइजेशन का मतलब क्या है, जो सलाइवा का अंदर जो वाटर और जो म्यूकस प्रेजेंट रहता है वो एक जो बारीक या फिर जो छोटे छोटे टुकड़े हो चुके जो पार्ट है उसको एक बोलस का आकार देती है, जिसके वजह से वो बहुत ही सहज से या फिर बहुत ही फिसलन भरी एक बॉल बन जाती है, जिसके वजह से स्टमक या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से बहुत ही इजीली पास हो सके, और उसी प्रोसेस को हम सॉलोइंग बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड, डाइजेशन इन द स्टमक। इसमें हम सिर्फ केमिकल डाइजेशन देखने वाले हैं। द गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैस्ट्रिक जूस एज सुन एज फूड एंटर्स द स्टमक। द गैस्ट्रिक जूस कंटेन dilute HCl, mucus, and inactive protein digestive enzyme pepsinogen. The stomach churns the food by strong peristaltic movement. This is the physical digestion. Food get properly mixed with gastric juice produced in the stomach. HCl performs the following function: stop the action of salivary amylase, provides the acidic medium required to convert inactive pepsinogen to active pepsin, और नेक्स्ट स्लाइड में kills the germs that may enters along with the food, helps to soften the food. Pepsin acts on protein and convert them into the simpler forms
लाइक पेप्टोन एंड प्रोटियोसिस। उसका जो केमिकल रिएक्शन है वो मैंने नीचे दिया हुआ है। म्यूकस forms as a protective layering on the mucosa of the stomach to prevent the action of HCl. Secretion of gastric juice is controlled by sight, smell and taste of the food. तो इसमें इसके अंदर जो मेजर जो पार्ट है या फिर जो मेजर कंस्टिट्यूएंट है गैस्ट्रिक जूस का वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मेजर फंक्शन है वो क्या है, वो जो जर्म्स एंटर हो चुके हैं खाने के साथ उसको किल करने का काम करता है। जो सलेवरी अमाइलेज जो मुंह के अंदर सिक्रेट और पोर डाउन होता है उसके एक्शन को स्टॉप करता है, जो खाना रहता है उसको सॉफ्टन करता है। और साथ ही साथ जो पेप्सिनोजेन नाम का जो एंजाइम सीक्रेट होता है वो क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन रहते हैं उनको कन्वर्ट करने का काम पेप्सिनोजेन करता है, पर वही पेप्सिनोजेन इनएक्टिव रहता है, वो कन्वर्ट होता है एक्टिव फॉर्म में इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। आफ्टर डाइजेशन इन द स्टमक द फूड इज कन्वर्टेड इनटू काइम। The acidic chyme travels into duodenum through the pyloric sphincter. The digestion in small intestine. In the duodenum, the secretion of liver and pancreas are poured. Secretion of liver is bile and secretion of pancreas are pancreatic juice. Bile helps to neutralize the acidic chyme. Bile juice is yellowish green liquid. It is composed of bile pigments, bile salts, and cholesterol, but no enzymes. Bile salts bring about the emulsification of fats. Bile pigment, bilirubin, help to color feces. तो जब वो एक केमिकल डाइजेशन से होकर गुजरता है, स्टमक से होकर गुजरता है, जो भी मांस बचा हुआ रहता है या फिर जो भी एक फूड कंटेंट बचा हुआ रहता है उसी को हम काइम बोलते हैं, जो कि आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होने से पहले पेनक्रिया और लीवर अपने जो पेनक्रियाटिक और बाइल जूसेस है उसको पोर करता है, जिसके वजह से जो भी काइम के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स रहते हैं उसका केमिकल डाइजेशन प्रोसेस हो जाता है, जिसके वजह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर एब्जॉर्प्शन बहुत ही इजीली हो सके। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। तो पैनक्रियाटिक जूस कंटेन सोडियम सॉल्ट, वाटर एंड वेरियस एंजाइम्स। तो पैनक्रिया के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स, वाटर और एंजाइम्स रहते हैं। तो वो कौन से काम करते हैं, मतलब पैनक्रियाटिक जूस कौन से काम करते हैं उसके सारे केमिकल रिएक्शन और एक लाइन का जो सेंटेंस है वो मैंने बताया हुआ है। अमाइलेज acts on starch to convert it into maltose। उसका जो केमिकल रिएक्शन है वो मैंने लिखा हुआ है। लिपेज कन्वर्ट लिपिड टू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। जो लिपिड का भी वो मैंने। इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन बाय एंटेरोकाइनेज फ्रॉम इंटेस्टाइनल जूस। ट्रिप्सिन एक्ट्स ऑन प्रोटीन, पेप्टोन एंड पेप्टाइड्स टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड्स। तो ये सारे प्रोसेस केमिकल प्रोसेस होते हैं इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। प्रोटीन्स प्लस पेप्टोन्स प्लस पेप्टाइड्स फॉर्म्स पॉलीपेप्टाइड। वही पॉलीपेप्टाइड काइमोट्रिप्सिन नाम का जो एंजाइम रहता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट करता है, उसी वही काइमोट्रिप्सिन या फिर ट्रिप्सिन पॉलीपेप्टाइड को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है, जिसके वजह से बॉडी को बहुत ही आसान होता है प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने का काम। यही जो प्रोसेस है काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन इनएक्टिव रहता है उसको एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। वही एक्टिव ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन पॉलीपेप्टाइड के ऊपर एक्ट होता है, वो जाके पॉलीपेप्टाइड आगे जाके अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है। स्टेप वाइज प्रोसेस ये पूरा जो कि इंटेस्टाइन में ऑकर होती है। तो उसी सारे केमिकल जो केमिकल रिएक्शन है वो मैंने नीचे दिए हुए हैं स्लाइड के ऊपर, आप जाके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे जाके हम नेक्स्ट स्लाइड पढ़ेंगे। तो सक्कस एंटेरिकस जो कि एक लैटिन टर्म है एक इंटेस्टिनल जूस का। तो एंटेरोकाइनेस कन्वर्ट्स ट्रिप्सिनोजेन टू ट्रिप्सिन
and chymotrypsinogen to chymotrypsin. Maltase acts on maltose to convert it into glucose. Sucrase acts on sucrose to convert to form fructose and glucose. Dipeptidase acts on dipeptides to form amino acid. Emulsified fats are converted into fatty acid and glycerol by lipase. At the end of digestion, chyme is converted into liquid mass known as chyle, which contains amino acid, fructose, glucose, fatty acid and glycerol. तो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एक डाइजेशन प्रोसेस का सबसे लास्ट वाला पार्ट है, जिसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहते हैं वो एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके रहते हैं, और जो भी बचे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स रहते हैं उसको एब्जॉर्ब करने का काम स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद हम देखेंगे जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है इसके अंदर, सब पॉइंट एब्जॉर्प्शन। The digested form of food diffuse in the inner lining of digestive tract. This is known as absorption. Water, inorganic salt, glucose are absorbed by the inner lining of the stomach. Rest is done in small intestine. Glucose is absorbed in the blood vessels via osmosis, diffusion and active absorption. और वैसे ही प्रोटीन का भी एब्जॉर्प्शन वैसे ही होता है, डिफ्यूजन से, ऑस्मोसिस से और एक्टिव एब्जॉर्प्शन से। फैटी एसिड्स आर एब्जॉर्ब इन द लिम्फ कैपिलरीज एंड लैक्टिसियल्स। तो फैटी एसिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, इन सभी का जो एब्जॉर्प्शन है वो या फिर ऑस्मोसिस से होता है, या फिर डिफ्यूजन से होता है, या फिर एक्टिव एब्जॉर्प्शन से होता है। पर इनका जो लोकेशन है, एब्जॉर्प्शन का लोकेशन है, वो डिफरेंट है। जैसे कि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन ब्लड वेसल में होता है, फैटी एसिड का जो एब्जॉर्प्शन है वो लिम्फ कैपिलरीज में होता है, और प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड हम देखने वाले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको फार्मास्यूटिक्स के ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स चाहिए तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो www.pharmamilestoneblogs.blogspot.com। उसके ऊपर मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में फार्मास्यूटिक्स के ऊपर ब्लॉग्स डाले हुए हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारंग मौर्य फार्मा एकेडमी। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में यह भी पूछ सकते हो कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इस सब्जेक्ट के बाद में कौन सा दूसरा सब्जेक्ट लूँ जिसके ऊपर आपको वीडियो लेक्चर चाहिए, उसका भी कमेंट मुझे कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए। थैंक यू।